हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। ब्लेंडर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैमरे के बारे में, कैमरे को कैसे ऐड करना है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कैमरा ब्लेंडर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी एलिमेंट है। अगर आपके सीन में कैमरा नहीं होगा तो आप अपने प्रोजेक्ट का फाइनल आउटपुट नहीं देख सकते, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को रेंडर नहीं कर पाएंगे। ब्लेंडर से फाइनल प्रोजेक्ट को किसी भी फॉर्म में एक्सपोर्ट करने के लिए, रेंडर करने के लिए हमें कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम दीगर सॉफ्टवेयर्स में, जैसे हम फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर वगैरह में अपने फाइनल प्रोजेक्ट का आउटपुट लेते थे किसी फॉर्म में, लाइक जेपैग फाइल में, पीएनजी फाइल में या पीडीएफ फाइल में। उसी तरह हम ब्लेंडर से जब फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रेंडर, और रेंडर हम लेते हैं पीएनजी फाइल में, जेपैग में, या अगर एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो MP4 में या AVI में। तो इसको हम रेंडर करना कहते हैं ब्लेंडर में, और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब हमारे पास सीन में एक अदद कैमरा मौजूद होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ब्लेंडर में एक क्यूब मिलता है, जब हम न्यू फाइल लेते हैं एक लाइट मिलती है और एक कैमरा मिलता है। इससे पहले कि मैं मज़ीद कैमरे के बारे में आपको समझाऊं, पिछली क्लास में मैं आपको एक शॉर्टकट की बताना भूल गया था इस प्रीव्यू मोड के बारे में, जिसको हम व्यू पोर्ट भी कहते हैं। तो आप अपना व्यू पोर्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से Z का बटन प्रेस करें तो आपके पास एक छोटा सा पाई मेन्यू ओपन हो जाता है, और यहाँ आपको वही मोड ऊपर वाले नज़र आ रहे हैं। सॉलिड मोड है, रेंडर्ड है, वायर फ्रेम है और मटेरियल व्यू है। ठीक है, तो आप जिस व्यू में भी जाना चाहते हैं आप Z प्रेस करके भी आप उस मोड में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस कैमरे की तरफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को कैमरा व्यू में देखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी नेविगेशन वाली क्लास में। या तो आप कैमरा व्यू देख सकते हैं इस कैमरे के आइकन पर क्लिक करके, या फिर आप अपने नम पैड से 0 प्रेस कर सकते हैं। अब आप देखें, आपको जो एक बाउंड्री से नज़र आ रही है यहाँ पे, ये आपका कैमरा व्यू है, और जितना हिस्सा आपका कैमरे में शो हो रहा होता है, यानी जितना भी ये बाउंडिंग बॉक्स आपको शो हो रहा है, आपका फाइनल आउटपुट इसी साइज़ का होगा। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी रेंडर वाली क्लास में, जब हम रेंडरिंग करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ कैमरे की बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास कैमरा सीन में मौजूद है और इसका व्यू हमें शो हो रहा है इस तरह का। अगर मैं यहाँ ऊपर रेंडर पे जाके क्लिक करूँ और यहाँ से रेंडर इमेज पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये सीन कुछ इस तरह से रेंडर आएगा। अगर मैं इसको इमेज फाइल में सेव करूँगा जेपैग में या PNG में, तो इस तरह का सीन, इस तरह की पिक्चर हमारे पास एक सेव होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरे को डिलीट कर दूँ। अगर अब कैमरा डिलीट हो गया, और अब अगर मैं यहाँ रेंडर पे जाकर रेंडर इमेज करूँ तो ये रेंडर मोड में नहीं जाएगा, और यहाँ आपको नीचे स्टेटस बार में एक एरर भी शो करेगा जिस पे लिखा है नो कैमरा फाउंड इन सीन, यानी कि सीन में कोई कैमरा है ही नहीं। तो आपको फाइनल आउटपुट देखने के लिए या रेंडर करने के लिए सीन में एक कैमरा लाजमी रखना है। कैमरा ऐड करने के लिए आप वही शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे, कैमरे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गया एक अदद कैमरा, जो कि यहाँ पे 3D कर्सर पैड हुआ है। अब अगर मैं अपने कैमरे व्यू में जाऊँ तो आप देखें कि ये कैमरा इस वक्त क्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं लेके आना चाहता हूँ कैमरे को बाहर। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से अपना मूव टूल लेके कैमरे को बाहर निकाल लूँ, या इस तरह। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है शॉर्टकट की के थ्रू के अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिस तरह अभी मुझे ये व्यू नज़र आ रहा है, मेरा कैमरा इसी पोजीशन में लॉक हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा, फिर आल्ट होल्ड करूँगा, और जैसे ही नम पैड से 0 प्रेस करूँगा तो अब आप देखिए कि मेरा कैमरा उसी पोजीशन में लॉक हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सेट करूँ, कैमरे को मूव करूँ, तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से अपना कैमरा सेलेक्ट करूँ और इसको मूव करने के लिए कीबोर्ड से G प्रेस करूँ। ठीक है, तो मैं इस कैमरे को इस वक्त ग्रैब कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन। और दूसरा तरीका ये है कि मैं कीबोर्ड से N प्रेस करूँ। N प्रेस करके मैं यहाँ पे टूल मेन्यू के नीचे व्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे लिखा है कैमरा टू व्यू। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं
तो मेरे कैमरे का व्यू जो है वो इस वक्त लॉक हो चुका है। अब अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो ये मेरे कैमरे के अंदर ही रहेगा। ठीक है, व्यू जो है वो लॉक हो चुका है और मैं अब अपने कैमरे को अपने हिसाब से यहाँ से जैसे चाहूँ सेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल के अंदर। अगर मेरा ये कैमरा लॉक ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लॉक हटा दूँ वापस, और अब अगर मैं मूव करूं तो आप देखें कि मैं कैमरे की व्यू से बाहर आ जाऊंगा। तो कैमरा व्यू को लॉक करने के लिए या तो आप N प्रेस करके व्यू में जाके इस कैमरा टू व्यू को चेक मार्क लगा सकते हैं, इससे कैमरा आपका लॉक हो जाएगा। और अब अगर आप कैमरा व्यू में जाके कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे आप रोटेशन करते हैं या कैमरे को मूव करते हैं, तो ये इस वक्त आपका कैमरा मूव हो रहा है। ठीक है, मैं कैमरा व्यूज़ को वापस अनचेक कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने सीन में एक से ज़्यादा कैमरे भी ऐड कर सकते हैं और अमूमन एनिमेशन के लिए हम 4 से 5 कैमरे यूज़ कर रहे होते हैं और किसी किसी सीन में हम 11 से 12 कैमरे भी यूज़ करते हैं जब अगर हमारा सीन कोई बड़ा होता है। वो हम अपनी एनिमेशन वाली क्लास में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम स्टिल कैमरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हम एक तरफ से सिर्फ एक स्टिल इमेज कैप्चर करते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कैमरे के कुछ मज़ीद ऑप्शंस। यहाँ से मैं कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ आउटलाइनर से, और अगर आप प्रॉपर्टी विंडो में जाएँ तो अब आपको यहाँ पे कैमरा शो हो रहा है। अगर आप कैमरा सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरा शो नहीं होगा। फिलहाल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी विंडो में कैमरा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं आउटलाइनर में से कैमरा सेलेक्ट करूँगा तो अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में कैमरा नज़र आ रहा है। और अगर आप इस कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कैमरे की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। सबसे ऊपर लिखा है कैमरे का नाम, जो कि आप इस कैमरे के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा 001, जितने कैमरे से भी आप ऐड करेंगे वो इस कैमरे के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ये कैमरे का नाम है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कैमरा फ्रंट। ठीक है, आप इस तरह डिफरेंट जब एनिमेशन क्रिएट करना हम सीखेंगे उस वक्त हम कैमरे के नाम रखेंगे, साइड व्यू के लिए अलग, टॉप व्यू के लिए अलग। तो उसको हम यहाँ से कैमरे को रीनेम करेंगे अपनी आसानी के लिए। सबसे पहले आपके पास इसकी कैमरे की लेंस की सेटिंग है, जिसके अंदर है पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक और पैनारोमिक। हम पहले कैमरा व्यू में चले जाते हैं इस कैमरा आइकन पे क्लिक करके, और अब अगर मैं यहाँ से ऑर्थोग्राफिक लूँ तो आप देखें कि ये ऑर्थोग्राफिक शो हो रहा है, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। और इसी तरह पैनारोमिक है। पैनारोमिक क्या चीज़ है, जो आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में एक ऑप्शन होता है इमेज को कैप्चर करने के लिए, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर आप कैमरा मूव करते जाते हैं और वो आपकी इमेज ऐड होती जाती है। ये अमूमन हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो इसको आप हमेशा पर्सपेक्टिव पे रहने दें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के ऊपर। के नीचे है जनाब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, जो हमारा लेंस होता है। आपने देखा होगा कि DSLR वगैरह में या बड़े कैमरों में कैमरामैन अगर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके कैप्चर करना चाहता है तो वो इस ऑब्जेक्ट के करीब चल के नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है कि लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके उसको जूम इन या जूम आउट करता है। तो ये फोकल लेंथ वही है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो जूम इन करेंगे, इसको घटाएंगे तो आप जूम आउट करेंगे। अगर आपने कैमरे की फोकल लेंथ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो आप शिफ्ट की होल्ड करके रखें। शिफ्ट की होल्ड करने से ही बहुत स्मूथली जूम इन और जूम आउट करेगा या फोकल लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा, राइट। तो बजाय इसके कि आप कैमरे को ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाएं, आप इस फोकल लेंथ की हेल्प से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके नीचे है लेंस यूनिट। लेंस यूनिट क्या चीज़ है कि आप फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन सा UOM यूज़ कर रहे हैं। UOM मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट ऑफ मेयर होता है। इसमें मिलीमीटर और फील्ड व्यू है। आप फील्ड व्यू सेलेक्ट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो मिलीमीटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिलीमीटर में ही इसको यूज़ करें। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है X और Y का, ये कैमरे की मूवमेंट के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको X को छेड़ूं तो आप देखें कि ये कैमरे को लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है। इसी तरह हम इसको Y डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। और इसके नीचे है क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड का ऑप्शन, ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल ये हमारे काम का नहीं है और अभी आपको इसमें कोई तब्दीली भी नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको चेंज भी करूँ तो आपको
कुछ समझ नहीं आएगा, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ आपको यहाँ से स्किप करवा रहा हूँ ब्लेंडर में, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसके बारे में मुझे पता नहीं है तो मैं इससे जान छुड़ाने के लिए आपको स्किप करवा रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे एक वजह होती है अहम, और सबसे अहम वजह वो है बिगनर्स। क्योंकि ये कोर्स मेरी कोशिश है कि एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए ही रहे और मैं कोई भी ऐसी एडवांस चीज़ एकदम से ना बताऊं जो बिगनर्स कैच ना कर सकें। क्योंकि ब्लेंडर 3D या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर इतना ईजी भी नहीं होता कि आप उसको बस फटाफट इंस्टॉल करें। और जैसे कुछ लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि उन्होंने एडवांस ट्यूटोरियल देखे और उसको कॉपी करके डोनट्स वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी, तो इस तरह आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप बेसिक चीज़ों को मिस कर देंगे। तो जो चीज़ें मैं स्किप करवा रहा हूँ वो आगे चल के आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। खैर, अब हम आगे चलते हैं कुछ और ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत काम की चीज़ है और डेप्थ ऑफ फील्ड से आपका सीन बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, चाहे वो एनिमेशन हो या स्टिल इमेज हो। इसको समझाने के लिए मैं एक बनी बनाई फाइल ओपन करूँगा। यहाँ से मैंने एक ये फेसबुक के लिए कवर बनाया था इसी के अंदर, जिसके ऊपर लर्न एक्सिस लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आपको रेंडर व्यू में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। तो अब हम समझेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड को। उसके लिए मैं पहले यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लूँगा। अपना कैमरा सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और इसके बाद मैं चेक करूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड के ऑप्शन पे। इसको अगर हम खोलें तो इसके अंदर हमें सबसे ऊपर फोकस ऑन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से हमें वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जिस पे हमने फोकस रखना है और उस ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नाम पता है अपने ऑब्जेक्ट का तो आप इस डब्बे पे क्लिक करके उस नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने टेक्स्ट पे अप्लाई करना, मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ से एक ये पिकर ले सकता हूँ और अपने उस ऑब्जेक्ट पे ले जाके क्लिक कर दूंगा जिसको मैंने फोकस में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, जो कि मेरी इस टेक्स्ट की फाइल का नाम है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसको फोकस कैसे करना है, ये जो आपको एफ स्टॉप नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इस पर अगर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे, इस पे लिखा हुआ है लोअर नंबर्स गिव मोर डी फोकस, ठीक है, एंड हायर नंबर्स गिव ए शार्पर इमेज। फॉर एग्जांपल, आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपका जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। और अगर आप इस वैल्यू को कम करेंगे तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, यानी धुंधली हो जाएगी। तो इसको अगर मैं यहाँ से कम करता जाऊँ तो आप देखें कि अब उसका बैकग्राउंड धुंधला होना शुरू हो गया है। लाइक अगर हम इसको कर दें 0.1 तो आप देखें कि हमारा जो टेक्स्ट था वो फोकस में है, लेकिन उसके अलावा जितना भी बैकग्राउंड था या फ्लोर था वो आउट ऑफ फोकस हो गया। अगर मैं इसको 0.5 करूं तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो आप देखें कि ये अब थोड़ा सा ऐसा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसा कि हमारा रेल कैमरे के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर होती है, ये उस तरह का लग रहा है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर आप अपनी एनिमेशन को या स्टिल इमेजेस को मज़ीद रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड का काम था। इसके अलावा इसमें मज़ीद जो नीचे की सेटिंग्स हैं इनको आप ना छेड़ें, इसको आप एज इट इज़ रहने दें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं जो हम एनिमेशन के वक्त सीखेंगे। फ़िलहाल आप इनमें से किसी भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, इनको आपने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे छोड़ देना है। उम्मीद है आपको आज की कैमरे की छोटी सी क्लास समझ आई होगी कि कैमरा कैसे ऐड करना है, कैमरे की प्रॉपर्टीज़, कैमरे को मूव करना, कैमरे का व्यू सेट करना और कैमरे की फोकल लेंथ चेंज करना, डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपके दोस्त ब्लेंडर सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, उनको नहीं आता या वो सीखते हुए घबराते हैं 3D मॉडलिंग या एनिमेशन, उनको ये मेरा कोर्स ज़रूर रिकमेंड करें, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे कोई स्किल सीख सकें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आप मेरी कोई भी क्लास मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।